नमस्कार, मैं हूं अंकुर शर्मा और प्रादेशिक खबरों में आप सभी का स्वागत है। मोदी के राज में अच्छे दिन तो अंबानी, अदानी सहित बड़े बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के आए हैं। ये कहना है इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला का। बीजेपी पर निशाना साधते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बीजेपी के राज में किसान, मजदूर, दुकानदार सभी दुखी और परेशान हैं और आम आदमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हरियाणा में नहीं, हर प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव होंगे तो युवा साथी अपने अधिकारों की लड़ाई यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पर भी लड़ पाएंगे, अपने अधिकारों को लोगों के बीच में उजागर कर पाएंगे। सर, आपने में जो आपको एक बड़ा अच्छा अनुभव मिला है, तो उससे क्या लगता है कि युवाओं में काफ़ी जो है लगाव है आपकी पार्टी के प्रति? भी साथ मिलकर चारों सीटें जीतने का काम किया। मेरे को लगता है एक नया कीर्तिमान हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश किया और आने वाले समय में और मजबूती के साथ इस लड़ाई को। सर, जिस तरह आज आपने चुनाव बैठक का जिक्र किया, तो क्या इनेलो पार्टी पंचायत या जिला परिषद के चुनाव अपने सिंबल पर लड़ सकती है? देखिए, हमने तो सबको खुलेआम कहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई और दल हो, अगर वो मैदान में आती है तो इंडियन नेशनल लोकदल भी लड़ेगी। मगर आज उनको पता है, अगर वो मैदान में कांग्रेस और बीजेपी अपने चुनाव चिन्ह पर आ गई तो उनके खाते भी नहीं खुलेंगे, इसके वो डर कर भागने लगा। सांसद जी का आखिरी सवाल, अभी किसानों की आवाज़ सरकार ने तो एमएसपी तय किया हुआ है 1450 रुपये, और आज अगर मंडी की बात करें तो किसान 1200 रुपये में अपनी धान को मजबूरी में बेचने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जिस तरह की बम्पर क्रॉप है, मुझे लगता है कि एक और पर तो कपास पर वाइट फ्लाई की मार है, और आने वाले समय में किसान की धान की परचेज एक बहुत बड़ी समस्या होगी। केंद्र सरकार को इंटरवीन कर एक्सपोर्ट भी खोलना चाहिए और साथ के साथ किसान की पूरी क्रॉप को परचेज भी करना। और हरियाणा सरकार द्वारा 2011 से एम्बुलेंस पर वन टाइम रोड टैक्स और पीजीटी टैक्स लगाने के विरोध में 15 सितंबर से एम्बुलेंस हड़ताल पर रहेंगी। हरियाणा और दिल्ली में प्राइवेट एम्बुलेंस नहीं चलेंगी। हमारी एम्बुलेंसों के ऊपर नाजायज़ हरियाणा सरकार ने नाजायज़ टैक्स लगाए गए हैं, उसके विरोध में अपनी एम्बुलेंसों को 15 तारीख से हड़ताल पर ले जा रहे हैं।
या तो हमारी मांगे माननी जाए, अगर मांगे नहीं मानेंगे तो हड़ताल पर जाएंगे। तो अगर मांगे नहीं मानती है तो सरकार आगे कहाँ तक जा सकते हो? अनिश्चित काल हड़ताल करेंगे जब तक नहीं मानेगी, जब तक अपने प्राइवेट एम्बुलेंस हरियाणा प्लस दिल्ली सबका चक्का जाम रहेगा। तो इतने मरीजों को दिक्कत आएगी तो वो गवर्नमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हरियाणा सरकार की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जो भी किसी को भी प्रॉब्लम होगी तो हरियाणा गवर्नमेंट जिम्मेवार तो एक दिन के लिए रखेंगे या जब तक आपकी नहीं, मांगे नहीं? अनिश्चित काल हड़ताल है जी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। जब तक हड़ताल रखेंगे। आया हुआ है हरियाणा सरकार ने, तो इससे अगर ये मरीजों पर भी बोझ पड़ेगा और परेशानी मरीजों को भी आएगी, एम्बुलेंस चालकों को भी आएगी। और इससे मतलब अगर कल को हड़ताल लंबे समय तक चलती है तो मरीजों को जो भी मतलब दिक्कत होगी उसकी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि हम मजबूर हैं, मरीजों से ज़्यादा बोझ नहीं डाल सकते। तो ये सरकार को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो कब से टैक्स लगाया आपको? ये अभी पिछले 2-3 महीने 2011 से टैक्स लगाया हुआ है और वो मतलब लगातार दबाव बना रहे हैं टैक्स लगाने का, जबकि हम पे करने में टैक्स देने में असमर्थ हैं। किस प्रकार का टैक्स लगाया जा रहा है आपको? जी ये पीजीटी टैक्स है, बोलते हैं इसको पीजीटी टैक्स है, और रोड टैक्स में वृद्धि की गई है, उसके खिलाफ हम पूरी हड़ताल है। यमुनानगर के सिविल अस्पताल में एक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो जाने के कारण गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। यही नहीं, परिजनों ने डॉक्टर पर डिलीवरी के दौरान लापरवाही का आरोप लगाते हुए महिला डॉक्टरों के साथ जमकर मारपीट भी की। मौके के हालात को देखते हुए अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिसे समझाने के बाद ही परिजन महिला के पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। ये जो हमारे पास कंप्लेंट आई है कि कल किसी महिला को, गर्भवती महिला था, उसको पीजीआई रेफर किया गया था और रास्ते में या पीजीआई वहाँ पहुँचने पर उसकी डेथ हो गई है। तो उसका पोस्टमार्टम के लिए यहाँ डेड बॉडी लाई गई है, बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं और उसके साथ साथ उसकी पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी। हाँ, ये भी लगा है कि उन्होंने कुछ हाथापाई वहाँ हुई है, इस पर भी कार्रवाई करी आगे। लेडीज़ की डिलीवरी उसमें उसका डिलीवरी तो हो चुकी थी, उसके बाद लेडीज़ को थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आई तो उन्होंने पीजीआई रेफर कर दिया। रास्ते में उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद आज उसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, आगे इन्वेस्टिगेशन में जो होगा कार्रवाई करेंगे। तो डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए कंप्लेंट दे रहे हैं, वो हमने दे दी है और आगे जो भी बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा उसके आगे हिसाब से कार्रवाई करेंगे। और एक अनजान व्यक्ति को अपने घर का राज बताना कितना खतरनाक साबित होता है, इस बात का अंदाजा इसी से लगता है कि एक लड़की ने अपने घर के राज कार सिखाने वाले ड्राइवर को बताया और उस ड्राइवर ने उसकी हत्या कर दी। जी हां, मामला है बीते शनिवार सुबह का, जब एक 19 साल की लड़की की हत्या उसी घर के दरवाजे पर हुई और हत्यारे ने शोर मचाकर घर वालों और आसपास के लोगों को हत्या की जानकारी भी दी। लड़की के परिवार के साथ हॉस्पिटल को लेकर गया। इतना ही नहीं, पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में भी मदद की, लेकिन असली जो हत्यारा था वो ड्राइवर ही निकला।
गुड़गांव के भोंडसी सेंट्रल कारागार में कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक मृतक कैदी पंकज कानपुर यूपी का रहने वाला है और 20 दिन पहले ही नाबालिग से रेप के आरोप में जेल आया था। इसमें अभी लगभग 20 एक दिन पहले एक लड़की लगभग 12 साल की एक लड़की गायब हुई थी और उसका मुकदमा दर्ज हुआ था सेक्टर 5 थाने में। और बेसिकली वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और परंतु यहाँ पर रहते सब्जी बेचने का काम करते हैं, जो फादर है लड़की के। तो उन्होंने केस दर्ज करवाया था कि उनकी गली में कानपुर का रहने वाला एक 20 वर्षीय लड़का लड़की को लेकर भाग गया। बाद में वो लड़की बरामद हो गई थी और उसमें 164 के बयान हुए और 164 के बयान के बाद ये जो कल जिन्होंने आत्महत्या करी इनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करके और कोर्ट में पेश करके जेल में चले गए। अब ऑल ऑफ ए सडन कल पता चला कि इन्होंने आत्महत्या कर ली। अब कारण क्या रहे आत्महत्या के, किस टेंशन में की है, किस कारण से की, वो तो जांच का विषय है। तो उसमें क्योंकि कस्टोडियल डेथ है तो मजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी कर रहे हैं, तो जैसे मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी तो सारा क्लियर होगा। क्या नाम था और किस तरह से इन्होंने आत्महत्या किया था? इसका पंकज नाम है और 20 वर्ष की उम्र है, जिला कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और इन्होंने गले में फांसी लगा के पंखे से लटक के, जैसा पता चला है प्राइम ऑफिसर जेल में 12 और 13 की इंटरवेनिंग नाइट थी उस दिन आत्महत्या की। और शामली में शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का बीजेपी पार्टी से अंदरूनी रूप में एक होने की बात निराधार है। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की असली लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये सब चुनावी अफवाह है और इस पे यकीन नहीं करना चाहिए। और प्रदेश भर में सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में काम करने वाले डॉक्टर्स ने काले बैज लगाकर काम किया। डॉक्टर्स ने पंचकुला में डॉक्टर और स्टाफ से मारपीट का विरोध किया है। डॉक्टर्स की मांग है कि अस्पताल में सुरक्षा को पुख्ते इंतजाम किए जाएं। तीन चार दिन पहले पंचकुला के एक CHC रायपुर आने में कोई पेशेंट आया था, उसको रेफ़र किया था पंचकुला। रास्ते में उसकी डेथ होगी तो गांव के कुछ 50-100 लोगों ने अस्पताल में घुस के तोड़ फोड़ की और डॉक्टर स्टाफ नर्स और क्लास 4 के साथ मारपीट की। उसके विरोध में पंचकुला में पिछले 4 दिन से डॉक्टर्स और सारा स्टाफ स्ट्राइक पे। तो ये रोष प्रदर्शन है, उसके लिए सारे स्टेट में ब्लैक बैजेस लगाए हुए हैं कि सरकार उनकी सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम करे और डॉक्टरों के साथ और स्टाफ के साथ दोबारा से मार पिटाई की मतलब कि ये घटना ना घटे। आज जो ब्लैक बैचेस सारे डॉक्टर्स सारी स्टेट में लगा रहे हैं, उसका पर्पस ये है कि 2-3 दिन पहले रायपुर रानी CHC में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया था जिसमें मॉब ने डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को काफ़ी बुरी तरह से मैन हैंडल किया, उसकी पिटाई भी की। डॉक्टर बुरी तरह इंजर्ड हो गया और वो उसको एडमिट कराना पड़ा। और ये इंसिडेंट सारी स्टेट में मतलब कभी आज रोहतक, कल पंचकुला फैलते जा रहे हैं। डॉक्टर्स लोग सॉफ्ट टारगेट होते हैं, उनको ड्यूटी ऑड आवर्स में करनी पड़ती है ऐसे जगह जैसे CHC हैं जहाँ पर और कुछ नहीं होता रात को। तो ऐसे
गलत एलिमेंट भी आ जाते हैं जो डॉक्टर के साथ में। ये गवर्नमेंट से ये हमारी डिमांड है कि जहाँ जहाँ डॉक्टर्स की ड्यूटी है वहाँ पर एक प्रोटेक्शन दी जाए ताकि डॉक्टर अपना काम बिल्कुल अपनी सिंसियरली कर पाएँ। जब तक सिक्योरिटी नहीं दे पाए, सिक्योरिटी का फियर रहेगा तो कोई भी बंदा अपने मन से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये एक जेन्युइन सी प्रॉब्लम है। सभी स्टेट में आए दिन ये इंसिडेंट होते जा रहे हैं। और वैसे तो क्लिनिकल वायलेंस एक्ट हरियाणा में लागू है, पर इसको सही ढंग से इन्फोर्स नहीं किया जा रहा। तो इसी के लिए आज हमारे डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट काम अपना कर रहे हैं, पर ब्लैक में चल रहे हैं। और पंचायत राज संस्थाओं के चुनावों में सरपंच, पंचों, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों पर चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ाया गया है। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का पूरा ब्यौरा रखना होगा, जिससे चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी देखेंगे और चेक करेंगे। ऐसा है जी, बहुत भारी समस्या क्या है कि हम विधानसभा लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उन प्रत्याशियों ने ये हालात बिगाड़ रखे हैं। सबसे पहले ऊपर से जब सिस्टम सुधरेगा तो नीचे ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा। पहले सिस्टम विधायक ने, लोकसभा ने, इन चुनावों ने बिगाड़ रखा और ये बहुत ही नुकसानदायक है समाज के लिए। इतना खर्चा, अभी जो खर्चा गया ये भी बहुत ज़्यादा है, उसको कंट्रोल और उसको चुनाव आयोग के सख्त निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो विधायक का चुनाव हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे मेंबर का हो, चाहे लोकसभा का हो। लेकिन सरकार ये राजनेता अपनी रोटी सेकने के लिए काम कर रही है। तो आपको लगता है कि जो ये खर्चा है, हाँ, कहीं ना कहीं इसमें मतलब पारदर्शिता नहीं रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी पारदर्शिता। पिछले लोकसभा में रही, विधानसभा में रही, अब पंचायत और जिला परिषद के चुनाव में तो रहने का मतलब भी नहीं, क्योंकि आपस में कि पार्टीबाजी और ग्रुपबाजी, भाईचारा बिगाड़ने के लिए माहौल तैयार किया है। जो खर्चा निर्धारित किया था इस पे तो बिल्कुल स्टूल ये होना चाहिए कोई खर्चा ही नहीं कर सके। ये होना चाहिए कि खर्चा ही नहीं कर सके कोई प्रत्याशी, ऐसा होना तभी समाज का विकास का ऊपर उठने का काम होगा। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आज के टाइम में तो 50,000 मतलब जो निर्धारित किया है बिल्कुल भी चुनाव नहीं लड़ा जाता जितने पैसे में। तो इसमें क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं गालमेल होता है खर्चे में, लेकिन कैंडिडेट कहीं छुपाते हैं खर्चा तो छुपाया ही जाता है जी। 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए जी गांव में खर्च होता है, इसमें तो चुनाव जीत ही नहीं पाता जी कोई भी कैंडिडेट आज के टाइम में। तो बात तो सबको दिखती है जी। तो इसमें आपको कमी कहाँ नजर आती है? चुनाव आयोग की कमी है, खर्चा बढ़ाया जाए, या कैंडिडेटों को ईमानदारी से अपना खर्चा रखना चाहिए? देखो जी, इसमें तो कैंडिडेट को ही अपने ईमानदारी से खर्चा करना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में पढ़ी लिखी जनरेशन है जो इस बात को समझ नहीं पाती जी।
भाई एमएलए के खर्चा की वो बिल्कुल नहीं होना देना चाहिए जी। एमएलए जो काम तभी होते हैं जब खर्चा नहीं हो पाता जी। और जब एमएलए कैंडिडेट खर्चा कर देता है तो सोचता है भाई मैं अपना ही काम करूँ, इस चक्कर में विकास कार्य भी पूरे नहीं हो पाते जी गाँव में। जब एमपी और एमएलए के इलेक्शन होते हैं तब खामियां रहती हैं, तो पंचायत का इलेक्शन है, इसमें तो घर घर हर एक आदमी को किसी ने कोई दारू बांट रहा है, कोई किसी को ठंडा पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एमएलए के इलेक्शन में और एमपी के इलेक्शन में ये सब कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन जितना खर्चा उनका निर्धारित होता है वो उसमें उनका पूरा नहीं होता। तो पंचायत का 10,000 रुपये, पंच का 20,000 रुपये या 25,000 रुपये सरपंच का कैसे हो जाएगा? नहीं होता। अगर इसमें पारदर्शिता लानी है तो इनको कुछ खर्चा बढ़ाना चाहिए इसमें। तो क्या आपको लगता है कि कैंडिडेट वाकई में इससे जरूरत से ज़्यादा खर्चा करते हैं कहीं ना कहीं? हाँ करते हैं, तो करना पड़ता है, उनकी मजबूरी हो जाती है। तो कितना नुकसानदायक मानते हैं इस तरह की जो खामियां हैं उनको आप विकास के मामले में? नहीं, विकास के मामले में क्या है जी, देखो खर्चा जो करेगा वो कल को उसको पूरी करने की कोशिश भी करेगा। जो आज खर्चा कर रहा है वो कल उसको कवर भी करने की कोशिश करेगा कहीं ना कहीं से। तो अगर खर्चा ना हो, कम हो, तो वो भी ईमानदारी से काम कर सकेगा। जो फेरबदल किया गया है वो इस प्रकार से है कि पहले जो चुनाव है 3 चरणों में कैथल ज़िले में होना था, लेकिन यहाँ फल्गु मेला 27 तारीख से 12 तारीख तक चलेगा और उस मेले में बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालुओं का यहाँ पर आने के आसार है और इसलिए जो पुलिस की व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था है, दोनों तरफ ध्यान नहीं दे पाएगी। इस वजह से इसको 2 चरणों में किया गया है, 4 तारीख को और 18 तारीख को। 4 तारीख को जो हमारे कुंडरी, राजौंद और गूला, ये 3 खंडों का चुनाव होगा और बाकी 3 खंडों का 18 तारीख को होगा। प्रशासन द्वारा सभी जो रिटर्निंग ऑफिसर्स है, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स है, इनकी नियुक्ति की गई है। इसके अलावा जो बूथ पे स्टाफ लगना है उसकी जानकारी संकलित की जा रही है सभी विभागों से। जो हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स लगने हैं उनकी भी जो है ऑर्डर्स तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ चुनाव के दौरान कोई किसी प्रकार की वायलेंस ना हो, इसके लिए जो हथियार है, असले है, इनको प्रोहिबिट करने के लिए जो लाइसेंस्ड वेपन्स है उनको जमा करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और सभी अधिकारियों को बूथ पर जाकर चेक करने के लिए कहा गया है कि बूथों में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, ताकि वो चुनाव के पहले हम दूर कर सकें। इसमें जो सरपंचों के चुनाव है और जिला परिषद के चुनाव है वो ईवीएम के माध्यम से होंगे, बाकी जो है ट्रेडिशनल बैलेट बॉक्सेस के माध्यम से होंगे। खर्चा बढ़ा हुआ है और उसकी जानकारी भी सभी कैंडिडेट्स को, सभी पार्टीज़ को दी जाएगी। और रोहतक के फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी FDII के विद्यार्थी एक बार फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। विद्यार्थियों ने मिलने वाले मेवाड़ यूनिवर्सिटी की डिग्री पर सवाल उठाए हैं। अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए विद्यार्थी 15 सितंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने देने की धमकी भी दी है। और इंस्टीट्यूट प्रबंधन ने जब इग्नू से डिग्री देने की बात कही तो विद्यार्थी बोले कि 15 लाख रुपए ओपन यूनिवर्सिटी के नहीं दिए हैं, हमें उचित डिग्री चाहिए।
जी, एक्चुअली ये स्ट्राइक हम यहाँ पे इनरोल हुए थे डिग्री प्रोग्राम के लिए, रेगुलर डिग्री के लिए। और यहाँ की जो फीसेज है वो करीब 12 से 15 लाख रुपए तक की फ़ीस है बच्चों की। अब मेवाड़ यूनिवर्सिटी के साथ जो कोलैबोरेशन था उसको यूसी ने ख़त्म कर दिया। अब ये हम जब रेगुलर डिग्री के इनरोल हो रहे हैं तो ये हमारे जो प्रशासन और कॉलेज प्रशासन ने कह रहा है कि हमें इग्नू की ओपन डिग्री दिलवाएगा, क्योंकि इग्नू की ओपन डिग्री से हमें चाहिए ही नहीं। जो बच्चों को टेक्निकल कोर्स में जाना है, हम बच्चे जो हैं वो बाहर विदेशों जाके पढ़ना चाहते हैं तो हमें तो वैलिड डिग्री चाहिए। फर्दर जब बच्चे मंत्रालय जाते हैं तो मंत्रालय में उन्हें बोला जाता है कि भैया जिन बच्चों को फुटवेयर में जाना है उनके लिए डिग्री डिप्लोमा इक्विवेलेंट है, आपको नौकरी दिलवा देंगे, लेकिन डिग्री की हम नहीं जानते। और उसके बाद आपको ओपन की डिग्री हो सकता है तो दिलवा सकते हैं। फर्दर ये क्या कहते हैं कि जिनको यूपीएससी करना है, जिनको आईएम करना है, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपके लिए यहाँ कोई जगह ही नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। तो ऐसा धोखा हमारे साथ हो रहा है। 2012, 2013, 2014 के बैच के बच्चों के साथ ये धोखा हो रहा है। हम इस समय कहाँ जाए? बहुत सारे गरीब बच्चे बैंक से लोन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, और क्योंकि जब हमें डिग्री मिलेगी नहीं, बैंक तो लोन मांगेगी, तो हम गरीब घर के बच्चे कहाँ जाएंगे? तो सड़क पे आ जाएंगे और बैंक हमारा घर नीलाम कर देगा। ये दिक्कत कहाँ बता रहे हैं, क्या दिक्कत है? देखिए, यूजीसी का जो रेगुलेशन है 2003 इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस एक्ट, वो कहता है कि कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने राज्य से बाहर के किसी भी संस्थान को डिग्री नहीं दे सकती। और हमारा कोलैबोरेशन मेवाड़ यूनिवर्सिटी के साथ था जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। तो क्योंकि वो राजस्थान में जो एफडीडीआई है उसकी डिग्री वैलिड हो सकती है, मगर हमारी डिग्री वैलिड नहीं हो सकती यूजीसी के उस नॉर्म्स के अनुसार, जो कि यूजीसी का 3.3 नॉर्म्स है इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस एक्ट, उसके तहत हमारी डिग्री फर्जी है। हमने आरटीआई में यूजीसी से रिप्लाई दिया, उन्होंने कहा कि ये डिग्री वैलिड नहीं है। एफडीडीआई से हमने जो रिप्लाई मांगा उसमें एफडीआई ने एक रिप्लाई दे दिया कि आपकी डिग्री फर्जी वैलिड है, जबकि पहले आरटीआई में यूजीसी ने कह दिया कि डिग्री वैलिड है ही नहीं। तो अब आप लोगों की जो आपके उच्चाधिकारी हैं उनसे बात हुई हो, वो क्या कह रहे हैं इस बारे में? वो कह रहे हैं आपको इग्नू की ओपन डिग्री दिलवा दी जाएगी, हम आपको रेगुलर डिग्री नहीं दिलवा सकते। पहले ये हमें कह रहे थे कि हमें रेगुलर डिग्री दिलवाई जाएगी, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि आपको इग्नू की ओपन डिग्री दिलवाई जाएगी। भाई साहब, 15 लाख रुपए में इग्नू की ओपन डिग्री? तो स्ट्राइक कब तक जारी रहेगी? स्ट्राइक कल हमारी कोशिश है, हम जंतर मंतर दिल्ली जंतर मंतर में जाएंगे और वहाँ स्ट्राइक करेंगे। हम अपना बात सरकार के सामने रखेंगे। और एफडीडीआई पूरे देश में 8 जगह पे काम हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। फर्दर 4 और कैंपस स्थापित हो गए हैं। एफडीडीआई में भारत सरकार करीब 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। बच्चों की इतनी हाई फीस है, बावजूद हमें डिग्री नहीं मिलेगी तो हम जाएंगे। हम लोगों को दिक्कतें ये आ रही है कि हम लोगों को ये बात पता चली है कि हम लोगों की जो मेवाड़ की कॉन्ट्रैक्ट है हमारे कॉलेज का, वो कॉन्ट्रैक्ट फेक है, और जो आगे हमें डिग्री मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली वो डिग्री भी फेक है। तो हम लोग यहाँ पे सारे बच्चे 2012, 2013 और 2014 के सारे बच्चे हम लोग डिग्री के लिए आए हुए हैं। हम लोग कोई डिप्लोमा कोर्स के लिए नहीं आए हुए हैं, हम सबको डिग्री चाहिए। और हमको दिक्कत यहाँ पे ये है कि अगर हमको अभी डिग्री नहीं मिलती है तो आगे MBA करने के लिए या कुछ भी फर्दर स्टडीज़ के लिए हम लोगों को डिप्लोमा के बेस पर एडमिशन लेना होगा। तो जो आपके यहाँ पे प्रिंसिपल हैं या जो यहाँ का स्टाफ है वो आपको क्या कह रहा है इस बारे में? वो लोग हम लोगों को चीज़ें बता रहे हैं, उनकी तरफ से चीज़ें हो रही हैं, बट एक्चुअल सोल्यूशन बाहर नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। हाँ, आरोप हम सही लगा रहे हैं, क्योंकि सभी बच्चे इस चीज़ से परेशान हैं। हॉस्टल वाले बच्चे हॉस्टल में दुखी हैं, ना उनको कुछ खाने का ढंग का मिलता है, ना कुछ वो मिलता है। हम क्लासेस में वैसे बोलते हैं कि इतनी फीस लग रही है, बिजली नहीं आ रही है टाइम पे, AC नहीं चलते हैं, काट देते हैं बीच में, बाद में बोलते हैं कि फॉल्ट आया हुआ है, ये है वो है, पानी नहीं आ रहा है, फेल करने की धमकी दी जाती है। हम स्ट्राइक पे बैठते हैं तो अपने हक के लिए हम लड़ते हैं। उसके बाद बैच पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि, और कोई भी मतलब एक अगर छोटी सी मिस्टेक कॉलेज में हमसे हो जाती है तो उस चीज़ को पकड़ के पेपर्स में रीडू लगा दी जाती है हमारी। उसके बाद पर्सनली इशू बना लिए जाते हैं, हर चीज़ में उसको पॉइंट आउट किया जाता है उसी स्टूडेंट को। इवन मेरे ऊपर तो काफ़ी बार उंगलियां भी उठाई हैं इन्होंने स्ट्राइक में, और सभी बच्चों के बीच में ये तक बोला है कि मैं तेरे को अच्छे से जानता हूँ, ये है वो है, और हम फेल कर देंगे, तुम्हें वार्ड कर देंगे, ये कर देंगे, और तुम कुछ नहीं कर सकते, केस कर देंगे। इवन ये तक धमकी दी गई है कि तुम्हारा नाम CID में हमने दे दिया है, अगर कुछ होता है तो तुम्हें ही उठवाएंगे। अच्छा, आप लोग डिग्री करने आए हो, लेकिन डिग्री आपको हम लोग डिग्री करने आए हैं, बट हमें स्टार्टिंग में ये बोला गया था कि तुम्हें एक वैलिड डिग्री मिलेगी, जिससे मेवाड़ की डिग्री मिलेगी, मेवाड़ यूनिवर्सिटी की। बट जो यूनिवर्सिटी स्टेट से बाहर डिग्री दे ही नहीं सकती है, तो वो उसका कोई इशू नहीं है ना कि वो यहाँ पे हमें डिग्री प्रोवाइड कर रही है। और अब ये लोग बोल रहे हैं कि ओपन डिग्री हमें मिलेगी इग्नू से, तो ओपन डिग्री लेने का फ़ायदा क्या है? 10 लाख रुपए हम फीस लगा रहे हैं, उसके बाद ओपन डिग्री हम ले रहे हैं, तो उस चीज़ का बेनिफिट तो नहीं है ना। DM वाले 15 लाख। साथ में ये बोला जा रहा है कि वो इंडस्ट्री में ही वैलिड होगी सिर्फ डिग्री, और जो बच्चे जिनको इंडस्ट्री में नहीं जाना, उनको और लाइन में जाना है या उनको आगे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है या टेक्निकल में जाना है, तो वो लोग तो परेशान होंगे ना। आपके ऑफिशियल्स तो ये कह रहे हैं कि उस डिग्री के बेस पे आप UPSC के एग्ज़ाम फेस कर सकते हो, ये इस तरह। ये बात
डीएम का एक स्टूडेंट है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में भी गया था, लेकिन उसको साफ ये बोला गया था कि अगर तुम्हें इन सब लाइन में जाना है तो तुम यहाँ कर क्या रहे हो, किसने बोला था तुम्हें यहाँ एडमिशन लेने के लिए? आप इग्नू में एडमिशन लीजिएगा। तो स्ट्राइक कंटिन्यू रखेंगे जब हम तक स्ट्राइक फैसला? कंटिन्यू रखेंगे। पहले हमने इनकी बातों में आकर, इनकी बातें मानकर, मतलब एक जस्ट एक ट्रस्ट पे हमने स्ट्राइक ख़त्म कर दी थी। सभी बच्चों को बोल दिया था कि क्लासेस लगाएं, बट अब हम जब तक हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ना तो हम खुद क्लास लगाएंगे और ना किसी को लगाने देंगे। और हम कल जंतर मंतर पे भी जा रहे हैं। ऐसा है कि जो आरटीआई लगाई है उसके बारे में मुझे कोई अभी जानकारी नहीं है। ठीक है, एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए इंस्टीट्यूट के टॉप मैनेजमेंट ने अप्लाई कराया हुआ है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, अगले 6 से 8 महीने या 10 महीने में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और INI स्टेटस मिलने के बाद सारे बच्चे जो हैं वैलिड डिग्री उनको मिलेगी। इनको ये कहा जा रहा है कि इग्नू से ये 15-15 लाख रुपए फीस दे रखी है इन्होंने, इग्नू से इनको ओपन डिग्री दे दी जाएगी, उस पर ये राजी नहीं है? नहीं, जो एग्जिस्टिंग बैच है जो इमीडिएट पास आउट होगा, अगर उसका इग्नू से कुछ वर्कआउट होता है, हम एक और सॉल्यूशन पे हैं। अगर इग्नू से अगर हम कुछ वर्कआउट करते हैं तो उनको एक वैलिड डिग्री इग्नू से भी मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं, इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स की। उनको यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इग्नू की डिग्री से अगर कोई भी बच्चा पास होता है तो वो IAS भी क्वालिफाई कर सकता है। आप भी उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो अपने इस लेवल पे, मीडिया से हो आप लोग। और अगर स्टूडेंट की एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम लोग अभी 3 से 4 बजे के बीच में स्टूडेंट से बात करेंगे तो उनकी एक क्लियरिटी तो ये देंगे कि इग्नू से भी अगर कुछ वर्कआउट होता है तो वो डिग्री भी वैलिड है। तो क्या अभी इग्नू से कुछ भी वर्कआउट नहीं हुआ, हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हायर अथॉरिटी से टच में हैं आप? हायर अथॉरिटीज? हायर अथॉरिटी से हमारे पास अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं है इग्नू के बारे में। और प्रादेशिक खबरों फिलहाल इतना ही।